नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन हेमंत चौहान जी। हेमंत चौहान समाज सेवा और आयुर्वेद के जरिए लगातार जन कल्याण का काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में आयुर्वेदिक पद्धति और आधुनिक उपकरणों के समन्वय से लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। खास बात यह है कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों तक बेहतर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के इरादे से ये समय समय पर निःशुल्क चेकअप कैंप आयोजित करवाते हैं, जहां लोगों को मुफ्त परामर्श के साथ साथ इलाज की भी सुविधा दी जाती है। आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करने का उनका यह अभियान आज समाज के लिए एक नई उम्मीद बनता जा रहा है। उनके इन्हीं प्रयासों और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सीधे बात करते हैं हेमंत चौहान जी से। हेमंत जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली? एक्चुअली वैसे तो मेरी पृष्ठभूमि जो है वो एक किसान परिवार से जुड़ी है और एक समय था जब मेरी एक परिचय जो है वो जॉइंट डायरेक्टर ML ठगेले साहब थे। मुझे बड़ा छोटा भाई की तरह मुझे मानते थे, तो ऐसे ही उनसे जब आयुर्वेद की चर्चाएं होती थी तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें बड़ी संभावना है, असंख्य संभावनाएं हैं और लोगों को इसके प्रति अभी इसकी मूल जड़ का पता नहीं है कि ये कितनी हद तक मानव जीवन में कारगर सिद्ध हो सकती है। तो बातों बातों में कई बार उन्होंने मुझे इसके और प्रेरित किया कि इसमें कुछ हमें करना चाहिए। तो मैंने फिर एक शुरुआत में उनके मार्गदर्शन में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आयुर्वेद का स्टार्ट किया। तो उसके बाद में जब लोगों को रोज़गार भी मिला उससे और आगे मुझे और भी उसके समझने का मौका मिला, तो फिर मैंने एक कंपाउंडर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया और उसमें भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। आयुर्वेद में उस ज़माने में कभी आयुर्वेद कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था और लोगों को रोज़गार भी मिला। ऐसे ही उन्होंने फिर मार्गदर्शन दिया कि भाई अब इसके आगे कॉलेज का एक स्थापना की जाए, क्योंकि उस ज़माने में कॉलेज मात्र गवर्नमेंट के हुआ करते थे और एक आध दो ही प्राइवेट कॉलेज, आयुर्वेदिक प्राइवेट कॉलेज थे। तो मैंने वर्ष 2003 में जब ये इसकी स्थापना की और मैं इसको थोड़ा सा जब तक थोड़ा और समझ पाया तो देखा कि इसमें तो इतनी संभावनाएं हैं और जीवन शैली से लेके आदमी के जीवन को कैसे स्वस्थ रखा जाए और एक जन सामान्य सी चीज़ें, मतलब जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं और हम उसको नहीं पहचानते थे कि ये हमारे जीवन में कितनी उपयुक्त हैं, कितनी उपयोगी हैं। तो जब हमने शुरुआत में देखा कि इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा और समाज में एक नई दिशा मिल रही है आयुर्वेद के माध्यम से, एक स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे उसका और प्रचार प्रसार हुआ और लोगों तक काफ़ी कुछ हम जैसे लोग इस पद्धति को पहुंचाने में सफल हुए। और उसके बाद हमारे माननीय रामदेव जी ने भी इसका जो प्रचार किया उसका तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ समाज में। फिर उसके बाद जब मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने मुख्य रूप से इस पर अपना ध्यान दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और बहुत सारे ऐसे नए नए कोर्सेज और नई नई चांस जो मिले लोगों को, युवाओं को, उसको लेके जब ये आयुर्वेद आगे बढ़ा। जी, कोरोना काल के बाद देखें तो अब लोगों का जो रुझान है वो आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ा है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज वर्तमान में भी जब कोरोना आया पिछले दिनों, तो कोरोना ने उन सब चीज़ों को एक सिद्ध कर दिया कि नहीं, आयुर्वेद अपने आप में एक पूर्ण पद्धति है जीवन को जीने की और जीवन में स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने की। और आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो अब केवल
कोई देश का कोना नहीं, बल्कि आप ये मान के चलें कि विदेशों में भी अब इसका अपनी पहचान बन चुकी है। और अभी जो मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, और उसका एक ही उद्देश्य है कि क्वालिटी को बेस बना के और आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना, और उसके जो कारगर उसके जो परिणाम हैं उनको लोगों तक पहुंचा के, और इसको ये सिद्ध करना कि नहीं, वास्तव में आयुर्वेद अपने आप में एक पूरी ऐसी पैथी है जो कि स्वस्थ रखने में और आदमी को कभी भी, मतलब किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को आने से पहले ही उसको ठीक करने का एक सरल रास्ता है। क्योंकि जब खान पान, व्यायाम, योगा और ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ रहेंगी जीवन शैली में, तो निश्चित बात है कि रोग हमारे तक आएगा ही नहीं। ऐसी चीज़ें हैं अभी आयुर्वेद में कि हमको पता ही नहीं है कि उसके खाने से हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं, कितना हम स्वस्थ अपने शरीर को रख सकते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये आभास हो चुका है कि आयुर्वेद अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध करने के बाद शरीर के तमाम तरह के विकार खुद ब खुद शरीर से दूर रहते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब हम बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा की, तो ये कितना कारगर है और आप हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आज बहुत सारे ऐसे उपचार आयुर्वेद में हैं, जैसे डायबिटीज का एक ऐसा इलाज आयुर्वेद में है जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के उसको नियंत्रित कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि साहब, हमने आपकी दवा ली और हमने आपके बताए हुए डॉक्टर्स के जो उपचार था या जो उनकी मार्गदर्शन था कि किस तरह से आपको सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, कैसा खान पान रखना है सुबह से और शाम तक का, कैसी नींद लेनी है, और दिनचर्या को हमें कैसे सुव्यवस्थित करना है टेंशन रहित। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे एक आयुर्वेद में मंत्र हैं जिन मंत्रों का अगर आदमी उच्चारण करे, उसको अपने अनुकरण करे, तो स्वस्थ रहने का सबसे सरल तरीका आयुर्वेद के पास है और लोग उसको अपना भी रहे हैं। और वो आज मैं समझता हूँ कि अन्य देशों में भी इसका, जैसे आप योगा की तरफ हम चलें, वो भी एक अंग है आयुर्वेद से जुड़ा। तो योगा देखिए, पूरे देश में एक योगा डे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के माध्यम से जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया गया, कुछ दिन तक तो ऐसा माहौल रहता है कि योगा की तैयारी के लिए कि बस उस दिन पूरे देश में पूरा देश योगमय हो जाता है, जिसको बड़े से लेके छोटे व्यक्ति तक उसको करते हैं और रोज़ उसको दिनचर्या में भी अपनाते हैं। और आज योग पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका अपना एक स्थान बन गया है, और जो लोग अपना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे आयुर्वेद की, कि वो अपनी पद्धति को देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना लोहा मनवा रहा है आयुर्वेद का। और आगे आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि अब उसको हर व्यक्ति को जो नहीं मान पा रहे हैं, और मुझे तो अब देखेंगे कि अब शायद हर जगह आपके एम्स में भी एक आयुर्वेद का एक विंग बना दिया गया है। जब देश का सबसे सर्वोच्च जहाँ चिकित्सा होती है, वहाँ पर आयुर्वेद का अपना एक स्थान जहाँ बन गया है,
तो मैं समझता हूँ फिर तो हर जगह गवर्नमेंट का ये अब एक उद्देश्य है कि हम मिली जुली चिकित्सा करें, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेद की भी ली जाए, कुछ चीज़ें जो है वो एलोपैथ की भी ली जाए और योगा को भी जोड़ा जाए। इस पद्धति को जो मिली जुली जो ये चिकित्सा है, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। जी, अभी आपके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और आपकी आगे की क्या क्या कार्य योजना रहेगी? कि हमारे जहाँ तक हमारे महाविद्यालय का सवाल है, उसमें एक बहुत अच्छी आईपीडी और ओपीडी हम लोगों के द्वारा संचालित की जाती है। 180 बेड का हॉस्पिटल संचालित किया जाता है और उसमें शरीर से जुड़े हुई सभी रोगों का इलाज होता है। और कुछ रोग तो ऐसे होते हैं और जिसका अंत में इलाज केवल आयुर्वेद के पास ही है। आप अगर ऑपरेशन तक नहीं जाना चाहते हैं, ऑपरेशन के पहले ही अगर आप अपने आप को उस बीमारी को रोकना चाहते हैं, तो असंख्य रास्ते हैं आयुर्वेद में कि बीमारी को रोका जा सके। जैसे पंचकर्म के माध्यम से, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, बाकी के बहुत सारे ऐसी जॉइंट्स पेन हैं जो कि पंचकर्म के माध्यम से इनको रोका जा सकता है, बल्कि ठीक किया जा सकता है। एक उदाहरण नहीं है हमारे आयुर्वेद में। हमने अपने उस हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को देखा है जो बैठने की स्थिति में नहीं थे और वो गाड़ी चला के और अब हॉस्पिटल आते हैं। जहाँ तक आपके गाइनी डिपार्टमेंट का सवाल है, हमारे यहाँ जो गायनी के जो डिलीवरी होती है, वो ये मान के चले कि 80% हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। 20% में हम तब ऑपरेशन की ओर जाते हैं जब हमको ये लगता है कि जच्चा या बच्चा, यानी कि माँ या बच्चा, जो भी दोनों में से किसी को अगर खतरा है और इसका अंतिम अब उपचार केवल ऑपरेशन से ही बच्चे को बाहर लाया जा सकता है, तो उस स्थिति में ही हम उसको ऑपरेशन की टेबल पर ले जाते हैं। नहीं तो 10-10 घंटे हम इंतज़ार करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चा भी स्वस्थ होता है और जो माँ है वो भी अनेकों बीमारियों से बच जाती है। तो ऐसी स्थिति में आज हम स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के जो जड़ी बूटियां हैं उसके माध्यम से हमारी खुद की एक फार्मेसी है और हम खुद उस फार्मेसी में दवाओं को निर्माण करते हैं, दवाओं का, और वही अपने पेशेंट को देते हैं। थेरेपी, फिजियोथेरेपी भी उसके साथ चलती है। आपके संस्थान में प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में किस पर अधिक महत्व दिया जाता है और क्यों? ये तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें जहाँ तक थ्योरेटिकल नॉलेज तो पहली चीज़ है। जब हम ABCD सीखेंगे तो फिर हम बैट रैट कैट कह पाएंगे। थ्योरी अपने आप में एक सीखने की चीज़ है और प्रैक्टिकल एक समझने की चीज़ है। हम पढ़ के किसी चीज़ को सीख सकते हैं और सीखते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उसकी पिक्चर सामने दिखती है और हम उसके सही स्वरूप और सही आकार और उसकी जो रचना है, संरचना है, उसकी जो भी उसका मायने है, वो तब समझ पाते हैं। जिस तरह से हमारे बच्चे एक एनाटॉमी का प्रैक्टिकल करते हैं और एनाटॉमी में एक एक चीज़ को, एक एक नस को, एक एक बोन्स को, एक एक बॉडी पार्ट्स को बताया जाता है, तो किताब में तो वो ये समझ पाते हैं कि ये चीज़ शरीर में होती है, लेकिन उसकी स्थान कहाँ है, वो कहाँ होती है और कैसी होती है, उसको प्रैक्टिकल में ही हम पढ़ने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, जब हम अपने जीवन
में असली कदम जब अपने व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या किसी भी तरीके के हम अपने जब कार्य को करते हैं तो उसमें फिर हमें वो पढ़ा हुआ तो काम आता ही है, नॉलेज, लेकिन फिर हमें जो व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और व्यापारिक ज्ञान मिलता है वो उसका एक अपना अलग एक स्थान है। और बिना थ्योरी के, मैं समझता हूँ थ्योरी तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं समझता हूँ कि कम थ्योरी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ने उन्हें कहीं से कहीं पहुँचा दिया। कॉलेज एजुकेशन लोग बहुत, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम ले पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो एक स्थान बनाया है, अपना जो एक उन्होंने अपने ज्ञान से अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन महत्व तो दोनों का अपनी जगह है। प्रैक्टिकल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हर जगह काम आता है, हर स्थान पर काम आता है, हर कदम पर काम आता है, रसोई से लेके और संसद तक या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में प्रैक्टिकल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसी से विकास होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का। जी, और आज के परिवेश में एक समाज सुधारक और एक शिक्षाविद के रूप में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर एक रास्ता ख़त्म होता है, बंद होता है, तो दूसरे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। सबसे पहले युवाओं को हर परिस्थिति से निपटने के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें भी बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, रोजगार में तो है ही, और अब सुरक्षा की दृष्टि से जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जो एक पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसमें किन कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ेगा, इसका भी हमें, हमारे हर देशवासी को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें आज से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें अपनी स्किल को बहुत मेहनत से, लगन से हर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर कोई AI जैसी चीज़ें अब डेवलप हो गई हैं और उसमें बहुत सारे 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर रहा है और उससे रोजगार भी थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जाने से दूसरी चीज़ ख़त्म नहीं होती है। उसी से हमें एक नई दिशा और नई कोई पद्धतियाँ और नए तरीके खोजने पड़ेंगे, जिससे आज हम अपने रोजगार को भी सुरक्षित रखें और हम अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए अब अगला कदम नई पीढ़ी को रखना पड़ेगा। पता नहीं कब किस देश का एक भी कदम पूरे विश्व को किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना में तो तब भी बचने के कुछ चांस थे घर में रह के, लेकिन जो युद्ध के परिणाम है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत विकराल स्थिति हो जाएगी अगर ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, अगर इसको अगर नहीं नियंत्रित किया गया तो क्या होगा, ये तो ईश्वर ही बता पाएगा, समय बता पाएगा। लेकिन फिर भी हमें डट के हर परिस्थिति का सामना करना है। कल क्या होगा इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मजबूत है तो कल अपने आप मजबूत हो जाएगा, और स्थिति बनती हैं, बिगड़ती हैं, समय निकलता है और समय के अनुरूप ही हमें अपने कामों को अंजाम देना पड़ता है। आगे जो भी होगा, लेकिन मेहनत के साथ एक देश प्रेम को सामने रख के कि हम भारतवासी हैं, हमें इस मातृभूमि के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करना है और देश को आगे ले जाना है। मैं समझता हूँ दिन रात मेहनत तो कर ही रहे हैं, और एक नई नई चीज़ों को वो
इस देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास की हर धारा को वो अपने आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस केवल उन सब चीज़ों पर हमें हमारे युवाओं को साथ दे के और उनका क्रियान्वयन तरीके से हो, वो सुविधाएं या वो जो भी रचनात्मक कार्य हैं वो हर गली कूचे तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, हर आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुँचे। निश्चित है कि भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है और हमारी ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि बिल्कुल हमारे सरकार का जो मोदी जी का और उनके संगी साथी, उनके पूरे जो लोग साथ हैं, उनके विज़न में कामयाबी उन्हें मिले और इसी में भारत का कल्याण है और हम सब उनके साथ हैं। बिल्कुल हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आयुर्वेद इलाज पद्धति के बारे में बेहद अहम जानकारियां दी। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और ये सम्मान दिया। इसके लिए मैं जी न्यूज़ को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।